नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट महारथी। आज के हमारे खास मेहमान हैं विनीत सांबरे, डीएसपी म्यूचुअल फंड के। विनीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाजार में एक ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन चल रहा है, दूसरी तरफ यूएस का डेटा पॉइंट बहुत मिक्स्ड आ रहा है और जो फेड के रेट कट करने की बात थी वो टलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो वॉर वाला मामला, फेड रेट का टलना, उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 22,800 तक निफ्टी आया। वो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। काफ़ी रेजिलियंट है बाजार हमारा। मार्च लोज से मिड कैप स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा रिबाउंड कर गए हैं। आप इस समय बाजार की रेजिलियंस को कैसे देखते हैं? क्या ये जैसे जीएसटी के आंकड़े बहुत अच्छे आए, या और कौन सी चीज़ें हैं जो बाजार को रेजिलियंट बनाई हुई हैं आपके हिसाब से? जी, मुझे एक तो ये लगता है अजय जी कि ये ओवरऑल जो अभी अपने देश में हो रहा है ग्रोथ को लेके, और ये आई थिंक हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इंक्रीमेंटली जैसे जैसे एग्जीक्यूशन पे जब हम देखते हैं कि काफ़ी एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, काफ़ी एरियाज है जहाँ पे इंक्रीमेंटली ग्रोथ आ रही है। तो इसके मद्देनज़र आई थिंक धीरे धीरे ये तो बात लोगों के जहन में आ रही है कि इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इलेक्शन फेवरेबल रिजल्ट आउटकम के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी ऑफ जो रिफॉर्म्स है, स्पेंड्स हैं, तो इनके चलते आई थिंक द लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन दिमाग में है कि इक्विटी मार्केट्स में बिकॉज ऑफ ग्रोथ द ओवरऑल आउटकम्स फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड बी गुड। तो ये एक अगर बेस धारणा हम सोच लें, तो जब भी मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है फॉर एनी रीजन, आई थिंक विच इज़ नॉन फंडामेंटल, न्यूज़ फ्लो कुछ आ गए, बाहर के कुछ न्यूज़ फ्लो आ गए, इंटरेस्ट रेट के आ गए, तो उसमें मैंने देखा है कि कई सारे निवेशक जो हैं वो जो रह गए हैं या कम इन्वेस्ट किया है या नीचे आती अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि शायद इट इज़ अ गुड प्राइस पॉइंट, तो आई थिंक वी फाइंड दैट इन्वेस्टमेंट्स कम अक्रॉस। मार्च महीने भी हमने देखा कि एफआई का भी काफ़ी सारा फ्लोज आया है। तो जब मैं तो ये कहूँगा कि ना केवल भारत के निवेशक बट भारत के बाहर के भी निवेशक जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो भी एक तरह से वेट कर रहे हैं कि अच्छे अगर प्राइस पॉइंट आते हैं तो हम लोग भी निवेश करें। तो ये जो लॉन्ग टर्म स्टोरी भारत की बनी हुई है, आई थिंक इसके मद्देनज़र जब भी ये थोड़ा हम डिप्स देखेंगे बाजार में, आई थिंक उसमें ये बाइंग आएगी। और इस तरह से आई थिंक मार्केट जो रेजिलियंसी की आपने बात की है वो रेजिलियंट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। राइट। विनीत, आपने इकोनॉमिक मोमेंटम की बात की। एक तो ये है कि जितने अभी तक अपने रिजल्ट्स आए आके चुके हैं, काफ़ी सेक्टर्स ने अपने रिजल्ट्स दे दिए हैं। आपको रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है, ग्रोथ है, स्पेशली रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि बहुत थोड़ा इशू कुछ लोगों को लगता है बन सकता है, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? और नए साल में जाते हुए, क्योंकि हम FY 25 की शुरुआत कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू ग्रोथ में कंफर्ट है क्या? कॉर्पोरेट इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ आते हुए अभी तक मार्जिन क्वेश्चन मिलता रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ तो डेसिलरेट हो रही है, और मैं ये कहूँगा कि जैसे हम पिछले 2 साल को इसके सामने रखें, 2 साल हमारे काफ़ी ठीक गए इंडिया के कॉर्पोरेट ग्रोथ। अगर हम देखें अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक 22-25% के आसपास रही है। अब इसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि जो अब ग्रोथ आ रही है वो थोड़ी मॉडरेट हो चुकी है। कई सारे सेगमेंट है जो जैसे आईटी सेक्टर है, जो इंटरनेशनल आउटकम्स के हिसाब से उनका आउटलुक चेंज होता है, वहाँ पे हमने देखा है कि ग्रोथ मॉडरेट हो चुकी है। बैंकिंग में भी बिकॉज लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रही है। क्रेडिट ग्रोथ ठीक है सिस्टम में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले से थोड़ी कम है। और निम्स जो प्रॉफिट होती है उनकी, वो भी पीक पे है, थोड़ा प्रेशर दिख रहा है वहाँ पे। कंजम्पशन तो आप देख ही रहे हैं कि जो एफएमसीजी टाइप ऑफ कंपनीज है वहाँ पे अभी तक कोई रिकवरी दिख नहीं रही है। और कई कुछ कुछ एरियाज हैं, कुछ रिटेल सेगमेंट है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, आई थिंक यहाँ पे अभी भी मोमेंटम ठीक ठाक बरकरार है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो ग्रोथ रेट हम पिछले 2 साल देख रहे थे उससे शायद मॉडरेट हो जाएगी। एनालिस्ट लोगों ने भी अपने एस्टिमेट्स थोड़े से लो तो कर रखे हैं, और इस चक्कर में ऐसा बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखता नहीं है अर्निंग्स में। बट मैं ये मानूंगा कि अगले 2 क्वार्टर थोड़े से, या 3 क्वार्टर, अगले 3 क्वार्टर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और स्लो डाउन का स्कोप है, क्योंकि आचार संहिता के चलते कई सारे जो स्पेंड मोमेंटम है वहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा मॉडरेशन होगा। और इस चक्कर में आई थिंक अगले 2-3 क्वार्टर थोड़े इंपॉर्टेंट है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है। और एक और बात मैं बताऊंगा, भूल गया कि
आप ये देखिए कि कमोडिटी प्राइसेस जिसकी वजह से सब बेनिफिट रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट के बेनिफिट आ रहे थे वो भी बढ़ने लग गए हैं। तो आई थिंक इससे मार्जिन पे भी इफेक्ट होगा, इसलिए अगले 2-3 क्वार्टर मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन लो रहनी चाहिए। जी। चलिए अब कुछ खास हिस्सों की बात करते हैं। बैंक्स की बात करते हैं। हमने देखा कि बैंक्स के रिजल्ट्स आए, एनबीएफसीज के रिजल्ट्स आए। प्योर ग्रोथ की बात करें तो जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहे हैं, 30-40%। एसेट क्वालिटी वर्सन होने नहीं हो रही है, उसके बाद भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। जबकि जो बड़े बैंक्स हैं वहाँ लोन ग्रोथ थोड़ी सी सॉम्बर होती हुई नजर आई है। आपका फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा बेंट किस तरफ है इन दोनों में, बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज में? वैसे तो हमारा एक्सपोजर बैंक्स में ज़्यादा है एज अ हाउस, बट मैं ये कहूँगा कि इंक्रीमेंटली हम लोग एनबीएफसी की तरफ थोड़ा सा रुझान है हमारा, क्योंकि आपने जो बात कही वो सही बात है कि बैंक्स में जो है ग्रोथ मॉडरेट हो रही है इनके। एक तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, लोन टू डिपॉजिट रेशो हाई पहुंच चुका है, डिपॉजिट्स कलेक्शन थोड़ा सा टफ जा रहा है। और जबकि एनबीएफसी जो है इन्होंने ग्रोथ अच्छी दिखाई है, और हो सकता है कि इनके आगे की ग्रोथ ट्रेंड्स भी बैंक के कंपैरिजन में बेटर रहे। इनकी एबिलिटी है जो रेट राइज जो है ये पास ऑन कर पा रही है, ये इनके रिजल्ट से दिख रहा है। तो आई थिंक एज कंपेयर टू बैंक्स, लेट्स से अगले 1 साल में तो ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ वाइज एनबीएफसी शायद बेटर हो। इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि बैंक्स में ग्रोथ के बजाय एसेट क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि एसेट क्वालिटी का ट्रेंड बिगड़ना चालू हो जाए तो ये ग्रोथ तो रिस्क हो जाती है, मतलब कोई भी बैंक या एनबीएफसी में। तो आज तो मैं ये कहूँगा कि एसेट क्वालिटी जो बेहतरीन आ रही है, आई थिंक दैट इज़ अ बिगेस्ट कंफर्टिंग फैक्टर बैंकिंग सेक्टर के लिए। और ये ट्रेंड यदि चेंज ना हो तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल है। तो बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी मैं कहूँगा कि इस टाइम पे अगले 1-1.5 साल के हिसाब से एनबीएफसी को ओवरवेट रख सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छे काम की बात बोली। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल है। कुछ एनबीएफसीज हैं जिनमें काफ़ी बड़ा हिस्सा सीवी फाइनेंसियर्स का है। क्या वो भी एक बेनिफिशियरी हो सकती हैं? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से सीवी साइकिल रिकवर हो सकता है। सीवी साइकिल रिलेटेड जो ऑटो स्टॉक्स हैं या सीवी साइकिल रिलेटेड एनबीएफसीज हैं, उन पे आपका क्या व्यू है? नहीं, उसमें मेरा भी पॉजिटिव है, और ये मैं मानूंगा कि देश में जब इतना बड़ा स्पेंड होंगे और कई एरिया में होंगे, डिफेंस माइनिंग की बहुत बड़ी बात चल रही है, ये सब सीवीज के लिए पॉजिटिव है। और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है 1-2 क्वार्टर आचार संहिता के कारण थोड़े स्लो हो जाएं, बट बियॉन्ड दैट जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन विल हैपन, इलेक्शंस भी ओवर हम्म। बच आएगी, उसके बाद ये सब स्पेंड्स में फिर से जो है रिवाइवल आएगी, और ये सीवी के लिए काफ़ी मैं कहूँगा कि जो मोमेंटम है वो बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि ऑटो की बात कर ही रहे हैं, कि जो नॉन सीवी ऑटोज़ की बात करते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, एक बहुत बड़ा पैसेंजर व्हीकल कंपनी आईपीओ लगाने वाला है, Hyundai। अभी तक सिर्फ एक ही प्योर प्ले कंपनी रही है पैसेंजर व्हीकल्स में, मारुति। यहाँ थ्री व्हीलर्स की बात करें तो लेगेसी थ्री व्हीलर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से रीरेट हुए, ओला इलेक्ट्रिक और एथर के आईपीओ के चलते लोगों ने उनको राइट ऑफ ही कर दिया था। आपका ऑटो पे और ऑटो एंसिलरी पे क्या व्यू है, स्पेशली वो ऑटो एंसिलरी जो ईवी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑटो एंसिलरी मशीनिंग करते हैं, उन पे आपका क्या व्यू है? एक्चुअली अगर आप हमारे जो ओरिएंटेशन फंड की भी जो झुकाव है वो हमने थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी की तरफ रखा हुआ है, और इसका रीज़न ये है कि ऑटो एंसिलरी एक तरीके से डाइवर्सिफाइड प्ले पूरे सेक्टर का है। इसमें कई बार हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि अब पैसेंजर व्हीकल ज़्यादा बेटर करेगा या टू व्हीलर ज़्यादा बेटर करेगा या सीवी बेटर करेगा। लार्जली हम ये सोचते हैं कि जो ऑटो एंसिलरी है जो हर सेगमेंट को केटर करती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि ये भी बहुत बताना मुश्किल है कि ईवी किस तरह से ग्रो होगी, नहीं होगी, स्लो होगी। तो जो कंपनीज़ हैं जो दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ को केटर करती हैं भारत में और भारत के बाहर भी जिनका एक्सपोजर है,
क्योंकि ऑटो एक तरीके से देखा जाए तो कोविड के बाद न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक स्लो डाउन फेज से जा चुका है। तो साइक्लिकली भी मुझे लगता है कि उसमें रिकवरी आनी चाहिए। तो इस चक्कर में हमने ऑटो एंसिलरी जो है उसको प्रेफरेंस पे ज़्यादा रखा हुआ